नमस्कार। चूंकि लोकसभा चुनाव करीब है और हम बात कर रहे हैं खंडवा लोकसभा संसदीय सीट के मद्देनजर। खंडवा लोकसभा सीट के लिए कैसा उम्मीदवार चाहिए, खंडवा लोकसभा सीट के लिए जो विकास कार्य है वो क्या होने चाहिए, इन सभी बातों को लेकर के हम आज रूबरू हो रहे हैं डॉक्टर मुनीश मिश्रा से, जिनका अपना एक राजनीतिक वजूद है, समाज सेवी हैं और साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं। इन्हीं से जानेंगे कि खंडवा लोकसभा सीट के लिए क्या मुद्दे हैं, खंडवा लोकसभा सीट के विकास के लिए क्या सोचते हैं डॉक्टर मुनीश मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, बताएं कि क्या सोचते हैं आप इस क्षेत्र के विकास के लिए। देखिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए केवल सोचने की नहीं, अब बहुत सारे करने की आवश्यकता है, क्योंकि विकास के लिए जितनी आधारभूत जो चीज़ें चाहिए होती हैं, पावर है, पानी है और ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, रेलवे ट्रैक है, ये सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। शनै शनै एक थोड़ी सी धीमी गति से खंडवा का विकास होता रहा है, परंतु जिस तेज गति से बाकी क्षेत्रों का विकास हुआ है पिछले 15 साल में हमारा वो विकास नहीं हो पाया है, जिसके कारण से हम लोगों को यहाँ पे खंडवा में सारे संसाधन होते हुए भी जो सबसे हमारी जो आधारभूत चीज़ है कि जो रोजगार, युवाओं को रोजगार, पढ़े लिखे जो हमारे जो युवा हैं उनको जो रोजगार मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण से वो पढ़ लिख तो गए परंतु उनको यहाँ अपने स्थानीय लोगों की सेवा करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। जी, इस पूरे को लेकर क्या माना जाए, जब सारी आधारभूत सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं बावजूद इसके विकास नहीं हो पा रहा है, तो क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी मानी जाए या कोई ऐसा कि दबंग नेतृत्व खंडवा को नहीं मिला? देखिए, राजनीतिक दबंगता से क्या तात्पर्य हो सकता है? कोई आदमी अगर बहुत उच्छृंखल तरीके से या कोई उजड्ड तरीके से बात करता है तो उसको राजनीतिक दबंगता नहीं की जा सकती है। हमारे नेतृत्व की जो कमी और राजनीतिक इच्छा शक्ति, जैसा आपने स्वयं कहा, उसकी जरूर हम लोगों को कमी महसूस होती है कि भाई किसी चीज़ को अगर हम लेकर के चलते हैं तो उसको पूरी तरह से उसके अंतिम छोर तक ले जाना होता है। उसको इस तरह से नहीं होता है कि आज कोई बातचीत कर ली और कल उसको जाके छोड़ दिया या किसी अन्य क्षेत्र के या अन्य किसी अलग राजनीतिक व्यक्तित्व के दबाव में आकर के उन चीज़ों को छोड़ दिया गया। जब हमारा इंदिरा सागर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, हम लोग 1969-70 में जब यहाँ SN कॉलेज में पढ़ा करते थे, तब से नर्मदा विकास प्राधिकरण का एक गठन किया गया था, नर्मदा घाटी विकास का विभाग का गठन किया गया था। परंतु जाते जाते अल्टीमेटली 1993 में वो अपना स्वरूप ले पाया। तो ये केवल इस कारण से हुआ, उसके पहले मध्य प्रदेश के बरगी बांध, ताप्ती बांध, ये सारे हो चुके थे और वहाँ के क्षेत्रों को भरपूर पानी मिलने लग गया था। उनके पास बिजली नहीं थे, बावजूद उसके उन लोगों को अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति से वहाँ पे श्यामाचरण भैया और जो अन्य हमारे जो सीनियर लोग जो हो चुके हैं पिछली पीढ़ी के, उन लोगों ने अपने राजनीतिक वजूद के कारण से उन चीज़ों को सब लिया। यहाँ पर भी हमारे यहाँ जब भगवंत राव जी मंडलोई थे, उन्होंने अपने राजनीतिक व्यक्तित्व का उपयोग करके यहाँ पे जो शैक्षणिक संस्थाओं को जो वो स्वरूप दे पाए थे, उसके बाद जो निरंतरता बनी रहनी चाहिए थी, कई कारणों से, जब हमारे गंगाचरण मिश्र भी विधायक रहे यहाँ से, फिर उसके बाद भी और भी कांग्रेस के भी लोग रहे, परंतु वो तेज गति नहीं मिल पाई क्योंकि आधारभूत चीज़ें उस वक्त नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था। अब वो सारी चीज़ें हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को उसको इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए ताकि ये एक अच्छा खासा अभी जो पावर हब हो गया है, एक सेज के रूप में मैं तो चाहूँगा कि इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में इसको विकसित करना चाहिए। हमारे पास इतना अधिक पानी, इतना अधिक पावर है, जिसको हमको लेकर के हम लोग बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो सकता है। खंडवा जिला औद्योगिक हब बन सकता है राष्ट्रीय स्तर पर। आवश्यकता है कि यहाँ कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है, लंबे समय से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, कि बाहरी जो है नेतृत्व जो है वो हमेशा खंडवा पर हावी रहा है। क्या वजह रही कि स्थानीय जो नेतृत्व को मौका नहीं मिला? ये एक आपने बहुत ही मौजूद और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है आनंद भैया। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि खंडवा में नेतृत्व की कोई कमी नहीं रही है, परंतु
जब खंडवा और बुरहानपुर मिलकर के एक जिला हुआ करता था तो हम लोग उसको एक ही मानते थे, चाहे वहाँ से ठाकुर शिव कुमार सिंह जी हमारे नेतृत्व करते थे अथवा गंगाचरण जी दीक्षित बुरहानपुर से होकर के नेतृत्व करते थे, चाहे उस वक्त हरदा का भी क्षेत्र हमारे यहाँ लगता था तो महेश दत्त मिश्र जी भी यहाँ से हमारे नेतृत्व करते थे। ये सब लोग स्थानीय ही कहलाते थे। अभी पिछले कुछ समय से क्या हो गया है कि कई कारणों से हमारे हाई कमांड ने कुछ इस तरह से सोचा कि भाई हम लोगों को यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ों के लिए शायद अवसर देंगे संगठन में या अन्य जगहों पर, इसलिए शायद उन्होंने बाहरी लोगों को थोड़ा सा आगे उत्साहित किया। वो भी एक तरह से हम लोग उनको मध्य प्रदेश का बाहरी तो नहीं कह सकते हैं, परंतु निमाड़ के क्षेत्र में खास तौर से पूर्व निमाड़, खंडवा और बुरहानपुर और हमारा जो पूरा अंचल है निमाड़ का, उसके लिए थोड़ा सा जो सोच गंभीर इन लोगों ने नहीं रखा, इसलिए आज के रूप में हमारे जो मतदाता हैं वो और हमारे कार्यकर्ता हैं उनको बाहरी निरूपित कर रहे हैं। एक बात और भी है जो कि चूंकि कोई व्यक्ति अगर स्थानीय होता है तो वो स्थानीय मुद्दों को अच्छे से समझ सकता है, जनता क्या चाहती है वो जानता है, जनता की अपेक्षाओं पर वो खरा उतर सकता है, साथ ही वो सहजता से उपलब्ध हो सकता है। ये सारी चीज़ें स्थानीय होने के नाते मायने रखती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहरी नेतृत्व के रूप में इस संसदीय क्षेत्र में काम करता है तो निश्चित ही उसका खामियाजा जो है क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ता है। डॉक्टर साहब, विकास को लेकर के बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से ऐसे मुद्दे, जैसे आपने कई मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनमें कि वास्तव में लगता है कि एक संसद होने के नाते जो है इस क्षेत्र में और काम हो सकता है? जी, जो अभी सबसे खास बात है, देखिए अभी कुछ समय पहले ही अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो सेवरिया क्षेत्र में, मूंदी क्षेत्र में जो एक चौथी इकाई पावर प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया है, उससे पुनः 1350 मेगावाट यूनिट का उत्पादन होगा। तो उत्पादन तो होगा और वो चूंकि ताप विद्युत परियोजना है तो उसके पूर्व से भी जो वहाँ पे हमारी ताप विद्युत परियोजनाएं जो चल रही हैं उनसे जो राखड़ एक निकलती है उसका इतना बड़ा प्रदूषण और वातावरण पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और वो सारी राख को ट्रांसपोर्ट करके सीमेंट के उद्योगों के लिए बाहर भेजा जा रहा है, जो कि न केवल बहुत महंगा होता है अपितु उसके साथ साथ बहुत हमारे यहाँ के जो उद्योगपति हैं या बाहर से कोई उद्योगपति आकर के अगर सीमेंट कारखाना उसी जगह पर जहाँ पर कि ये राखड़ पैदा हो रही है अगर बनाता है तो उसकी उत्पादन लागत बहुत कम होगी, बिजली वहीं मिल रही है, पानी का बहुत भरपूर वहाँ पर एक तालाब बना हुआ है और हमारे पास में राखड़ जो एक उसका रॉ मटेरियल वो वहाँ पर उपलब्ध है। उसके कारण से जो हमारे क्षेत्रीय जो युवा हैं उनको वहाँ पर रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ उस सीमेंट का चूंकि ट्रांसपोर्टेशन करके बहुत दूर नहीं ले जाना पड़ेगा तो हमारे क्षेत्र में हो सकता है कि 2-4 रुपए सीमेंट के भाव भी कम मिले, निर्माण कार्यों में उसको हम लोगों को एक सुविधा मिलेगी, यहाँ की जो निर्माण कार्य हैं उनको कुछ लागत कम आएगी ताकि और अधिक अच्छे तरीके से हम लोग उस पर आगे चल सकते हैं। देखिए यहाँ पर पिछले कई दिनों से, कई समय से मैं देख रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब कभी भी मैं कहीं दौरा करने के लिए जाता हूँ तो लोगों ने बहुत अच्छे आधुनिक तरीके से फलों की और सब्जी की खेती कर रहे हैं। उस फलों और सब्जी के आधारित ये हम लोग कुछ कारखाने लेके आ सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो फल सब्जी टिगरिया, बमनगांव, लाड़नपुर इधर उपजाए जा रहे हैं वो सीधे दिल्ली एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा या शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, पिछले 3 माह में 3000 ट्रक लोड फल दिल्ली भेजा गया और वो सब जो कुछ है उन बाहर की कंपनियां हैं जो यहाँ पे हमारे किसानों का उपयोग करके उसको उत्पादित करती हैं। हमारे किसानों को लाभ हो रहा है निश्चित रूप से, परंतु उसका उपयोग हमारे यहाँ नहीं हो रहा। उन फलों पे आधारित कोई अगर ऐसा कारखाना हो, जैसे पहले एक छोटा सा कारखाना यहाँ पंधाना के पास में फलों पे आधारित लगा था पल्प का, परंतु जो आगे को नहीं चल पाया। आज हमारे यहाँ जो उत्पादन हो रहा है, जैसे टमाटर का एक क्षेत्र विशेष में हमारे यहाँ उत्पादन होता है, उसको फिर हम लोग डिहाइड्रेट करके यहाँ नहीं रख पाते हैं। किसानों की दिक्कत ये हो जाती है कि वो टमाटर बहुत जल्दी सड़ जाता है और फिर उसके बाद उनको मूल्य नहीं मिलता, कई दफ़ा उनकी परेशानी होती है, वो कर्ज से दब जाते हैं। तो एक ये भी टमाटर है, फल है, जैसे मैंने आपको बताया सीमेंट है, और चूँकि हमारे पास में पुनासा से लगा हुआ क्षेत्र
एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर से भोपाल से, इंदौर से और खंडवा से बहुत अच्छे तरीके से आवागमन के साधन लगे हुए हैं। वहीं पे हमारी रेल लाइन भी डली हुई है। अगर हम उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वहाँ पर किसी बाहर के उद्योगपतियों को लेकर के आते हैं तो वो अन्य उद्योग भी वहाँ पे डाल सकते हैं। मैं ये भी चाहूँगा, मैंने पिछली बार जब यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनको यह अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम दिया था कि सब हम लोगों को यहाँ पे एक प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का भी एक इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए, ताकि इतने अच्छी जगह पर स्थिति है हमारी कि अगर हम लोग प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट देते हैं तो हमारे बच्चे जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं वो भी बड़े कामों में लग सकते हैं। जी, हाल ही में आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, कमलनाथ जी से, और एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के मिले थे, तो उस दौरान आपने शिक्षा को लेकर के भी कुछ बात की थी। शिक्षा के अलावा मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा, चिकित्सा, इन दोनों क्षेत्र को लेकर के इस खंडवा जिले में और क्या हो सकता है खंडवा संसदीय सीट पर? जी, बहुत अपने महत्वपूर्ण बात की। देखिए, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में खंडवा का स्थान अब शामिल हो गया है। हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज प्राप्त हो गया है। वो 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज है और उसकी अपनी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों का चयन होता है। पूरे प्रदेश भर के बच्चों का चयन होगा और उसमें से जो लोग बच्चे होंगे ट्रेनिंग पाएंगे। परंतु उसकी एक जो बहुत बड़ी कमी रह गई है, पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने बहुत आपाधापी में उस स्थान का चयन किया और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उसी को बस आपाधापी में उन लोगों ने मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल बनाने की चेष्टा की है। आप देखें कि जब आज़ादी के बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था वो 30 से 40 हज़ार की आबादी के लिए बनाया गया था, परंतु आज भी वो अपने आप में संपूर्ण समझा जाता है और हम लोगों के आसपास के सारे क्षेत्र को वो पूरी तरह से सर्व करता है। परंतु आप देखिए मेडिकल कॉलेज का जो चिकित्सालय वहाँ बन रहा है, कितनी कम जगह है, आवागमन का साधन वहाँ पे कितने मुश्किल से होता है। हम लोगों के लिए वहाँ ट्रैफिक की कितनी बड़ी असुविधा होती है। बीच एक तरह शहर में हम लोग वो पहुँच गए। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपनी जगह रहता, उसमें कोई आपत्ति नहीं थी, रहना ही चाहिए बीच शहर में एक हॉस्पिटल अच्छा सा। परंतु इस हॉस्पिटल को, जो कि मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल था, इसको बहुत अच्छे विकसित जगह पे, अच्छी जगह जहाँ पे विकसित हो सकता था, अगले और कहीं 150 एकड़ की ज़मीन लेकर के उसको वहाँ पे बनाया जाना चाहिए था। मेडिकल कॉलेज को भी एक बहुत छोटी सी जगह बना दिया गया है ताकि अगले 10 साल बाद जब खंडवा की स्थिति होगी तो वो हमारी आपूर्ति नहीं कर पाएगा और आपको दोबारा से फिर कोई नई बिल्डिंग या नया परिसर कहीं पे विकसित करना पड़ेगा। ये एक तरीके से पब्लिक मनी का नुकसान है। हम लोगों को उसको पहले से, आज से 50 साल पहले की हम लोगों को कल्पना करना चाहिए और योजना बनाना चाहिए, ताकि हम भले शहर से 10 किलोमीटर दूर जा कर के उस हॉस्पिटल को बनाते, परंतु वहाँ पर तो रिफर पेशेंट ही आएंगे और बच्चे पढ़ेंगे, तो इसलिए उसको एक अच्छे तरीके से विकसित रूप से करना चाहिए था। दूसरी बात, आपने चिकित्सा शिक्षा के साथ शिक्षा की थी। मैं ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे देखिए ITI से लेकर के तो पॉलिटेक्निक तक और इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, परंतु जो प्रोडक्ट यहाँ पे निकल रहा है उसका उपयोग स्थानीय लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ये जो हमारे बच्चे जो यहाँ से छोटी मोटी टेक्निकल ट्रेनिंग लेकर के या इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं वो किन जगहों पे जाते हैं, अथवा बहुत उनसे अपने स्तर से बहुत नीचे उनको कोई काम मिल जाता है, जैसे मीटर रीडिंग का या कोई छोटे छोटे काम मिल जाते हैं, बच्चे उसमें लग जाते हैं या टीचिंग में लग जाते हैं, उनको हम लोग प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि कमलनाथ जी से मैंने ये निवेदन किया था कि जैसे छिंदवाड़ा मॉडल में उन्होंने वहाँ पे काम किया है कि जो भी उनके टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे काउंसलिंग और कंसल्टेशन दोनों की चीज़ें होती है। बच्चों के लिए जो वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं जो बच्चे, उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था होती है ताकि वो आगे किस क्षेत्र में विकास कर सकते हैं या वहीं पे उनके लिए कोई रोजगार की सुविधा उपलब्ध है क्या, उन क्षेत्रों को तलाश करते हैं, ऐसे उद्योगपतियों को बुलाते हैं, ऐसे उद्योगों को वहाँ विकसित करते हैं ताकि वहाँ के बच्चे वहीं पर रोजगार प्राप्त कर सकें और अपने क्षेत्र विशेष की सेवा कर सकें। परंतु साथ ही साथ कुछ बड़ी कंपनियां जो वहाँ पे रहती हैं, या मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी रहें, उनके भी कंसल्टेशन हो कि उनको किस तरह के बच्चों की आवश्यकता, किस तरह से टेक्निकल हैंड्स की आवश्यकता, उनका यहाँ कैंपस ट्रेनिंग और कैंपस सिलेक्शन हो ताकि वो यहाँ से कैंपस में सिलेक्ट होकर के, अभी बहुत कम बच्चों को ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। अगर हमारे पास में कमलनाथ जी अपने छिंदवाड़ा मॉडल पर आधार बना के खंडवा को भी इस तरह से विकसित करते हैं तो हम लोगों के लिए एक देन होगी। बिल्कुल, छिंदवाड़ा मॉडल अगर खंडवा में लागू होता है तो निश्चित तौर पर खंडवा का विकास होगा। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि अपना, चूंकि ये कृषि
बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर किसान हैं और किसानों को लेकर के जो है हमेशा उनकी कई समस्याएं रहती, समय समय पर वो आंदोलन भी करते हैं। किसानों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, पूर्व में आपको मैंने इस संबंध में कुछ बातें बताई थी कि जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें हैं, जो उत्पाद एग्रीकल्चर के हैं, उनका यही उत्पाद आधारित हमारे कुछ उद्योग चलने चाहिए। एक मैं इसमें चीज़ जोड़ना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज भी है, परंतु उसमें भी वो जो एक प्रादेशिक स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे एडमिशन्स होते हैं और उनमें जो एक प्रक्रिया उसको फॉलो करते हैं। परंतु मैं ये देख रहा हूँ बहुत लंबे समय से कि जो हमारे कृषक होते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए भेजते हैं। बच्चे भी अच्छे बुद्धिमान होते हैं और उनमें इतनी क्षमताएं होती हैं, वो भी आगे पढ़ते हुए कभी मेडिकल में, कभी इंजीनियरिंग में, कभी कंप्यूटर के क्षेत्र में वो विकास करते हैं और अच्छी कंपनियों में। बहुत ऐसे किसानों के बच्चों को जानता हूँ जो खंडवा से बाहर निकल के, चाहे पंधाना हो, सियाड़ा हो, जावर हो, पूर्णी हो, मानधाता हो, शेगांव माखन हो, यहाँ के बच्चे बहुत विदेशों तक में जाके काम कर रहे हैं। परंतु जो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वो बच्चे तो बाहर चले गए अपने हायर एजुकेशन के कारण से, तो उनकी यहाँ कृषि जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। मेरा इसमें ऐसा सोचना है महेश्वरी जी कि सरकार कुछ ऐसे प्रयास करे कि हर सेकेंडरी स्तर पर भी कृषि को एक सब्जेक्ट बनाया जाए और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में भी, हालांकि जो कृषक का बच्चा होता है बचपन से वो कृषि देखता है, वो सीखता है, परंतु उसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर ये बात बताई जाए तो हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बाहर नहीं जाते हैं, तो कृषि को उन्नत तरीके से यहाँ पे करें। उनको बजाय कृषि कॉलेज में जाने के अपनी स्कूल शिक्षा के दौरान ही कृषि के कुछ ऐसे वो गुण सीख लें जिससे कि उनकी उत्पादन क्षमता और समय समय पर मौसम के प्रतिकूल होने पर भी कुछ ऐसी फसलों को वो ले सकें जिससे कि क्षेत्र में उनको कभी कर्जदार ना होना पड़े। बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है कि हमेशा किसान जो कर्ज में रहता है, उस तनाव में रहता है, फिर वो कई बार आत्महत्या तक करने की नौबत आ जाती है, जैसे हम लोगों ने पिछले सालों में देखा है। परंतु अगर हमारे साथ का किसान का बच्चा अच्छी उन्नत कृषि कर सकता है तो वो और भी अच्छी चीज़ें कर सकता है। वो ये समझ सकता है कि अगर मैं यहाँ आलू का उत्पादन करूँगा तो कोल्ड स्टोरेज में रख सकूँगा, फलों का उत्पादन कर सकूँगा तो मैं यहाँ पर जो कल कारखाने हैं जूस निकालने के, पल्प बनाने के या एक्सपोर्ट करने के, उनमें मैं जा सकूँगा। अगर वो फूलों की खेती करता है तो उसके फूलों को किस तरह से, किन जगहों पे कैसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, वो उसके संबंध में जानकारी ले सकेगा। ऐसी सारी चीज़ें साथ साथ वो जो मूलभूत चीज़ें हैं उनकी तरफ भी ध्यान देगा। अभी देखिए, हमारे यहाँ पे एक सूत मिल हुआ करती थी जो हमारे कपास पर आधारित हुआ करती थी, हमारे यहाँ कई जीनिंग फैक्ट्री हुआ करती थी, हमारे यहाँ कई दाल मिलें हुआ करती थी। ये सब धीरे धीरे लुप्त हो गई हैं। उसका कारण मात्र यही रहा कि शासन की कुछ नीतियां पिछले सालों ऐसी रही हैं जिसके कारण से उद्योग धंधे पनप नहीं पाए हैं। हमारे यहाँ पे दाल आधारित तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। हमारे यहाँ पे कॉटन आधारित उद्योग भी काफ़ी खत्म होते जा रहे हैं। खुशी की बात यह है कि पिछले साल से कुछ कपास का रकबा बढ़ा है, तो एक सूत मिल की भी हम लोगों के दिमाग में एक आयोजना है कि हम लोग उसको भी सामने लेकर के आएंगे, और ताकि जो बुरहानपुर में जिस तरह से सूत उद्योग विकसित हुआ है उस तरह से छोटे छोटे उद्योग यहाँ पे भी विकसित हों, वो भी लोग अपने जो उस काम काज में जो लोग लगे रहते हैं उनको भी अवसर मिले। तो एक विकास का पूरा एजेंडा है डॉक्टर मुनीश मिश्रा जी के पास, बस जरूरत है एक मौके की। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत महेश्वरी जी आपका। आपने मेरी बात जनता तक पहुंचाने की जो चेष्टा थी उसमें सहयोग दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू।